हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोग के लिए जो कॉमन पेपर आप लोग का 40 नंबर का होगा 120 नंबर में, और 6 से लेकर 12 उसका जो है टेस्ट सीरीज नंबर 16 जो है करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 15 जो है टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप जुड़े हैं पहले से तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग का क्या कहते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर चुका हूँ और 4 चैप्टर आप लोग का हो चुका है, ठीक है। उसको जाके देख सकते हैं। बाकी आप लोग का क्लास 10th का हिस्ट्री और पॉलिटी ख़त्म है, क्लास 9th का ज्योग्राफी ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स 50% से ऊपर हो चुका है, और मैं क्लास 9th का हिस्ट्री भी स्टार्ट कर चुका हूँ और क्लास 9th का पॉलिटी, ठीक है। तो अगर नहीं देखें तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता है कि आज न कल आप लोग का एग्ज़ाम होगा, और जो अभी तैयारी कर रहे होंगे शुरू में उसको थोड़ा एज रहेगा, उसको थोड़ा ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा कंपटीशन ठीक ठाक होगा, क्योंकि सबके पास जो है सिलेबस का अनुभव है, प्लस पैटर्न का अनुभव है, प्लस बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है उसके बारे में भी पता चल गया होगा। और जो आपका बीपीएससी 69 का हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है उसका आइडिया लग गया होगा आपको कि अब जो कोई भी एग्ज़ाम है बीपीएससी जो फॉलो करती है वो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करती है। एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो एससीईआरटी पढ़िए। एससीईआरटी मतलब वही चीज़ होता है, एनसीईआरटी का ही वो सारांश होता है जो स्टेट लेवल का बुक होता है, और कुछ खास नहीं होता, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते चाहे एससीईआरटी पढ़ लेते, कोई भी बुक आप पूरा फॉलो कर लीजिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं केवल उसी जो है पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ। इससे स्टेट में हमारे जो कुछ मित्र हमसे तैयारी किए थे उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं कितना अच्छा उनका एग्ज़ाम गया था। चलिए साथी, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का। जो आपको पता ही होगा, मैं पहले जीके पार्ट करवाता हूँ, फिर लास्ट में आपका मैथ्स करवाता हूँ। और जीके जो है आपका टेस्ट में जो सीरीज है उसमें जो 8 नंबर से रहता है, तो पहला क्वेश्चन जीके का है, और आपका ओवरऑल प्रैक्टिस सेट का जो 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के गाँव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुँच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के वृद्धजन को जो है 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। सही क्या है आपको तो पता होना चाहिए। देखिए, 80 वर्ष से अगर अधिक के वृद्ध होते हैं बिहार में तो उनको जो वृद्धजन पेंशन योजना मिलता है 500 रुपया मिलता है। लेकिन 60 से लेकर 79 साल के जो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको जो है वृद्धजन पेंशन जो है 400 रुपया मिलता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह ने। और पूरे इंडिया लेवल पर आपको पता ही होगा स्वराज दल का गठन करने का श्रेय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को जाता है। आगे कह रहा है कि बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा जो है टाइगर रिजर्व खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक 53वां विश्व आर्थिक मंच जो है शिखर सम्मेलन कहाँ जो आयोजित हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है यही डिसाइड करता है, और ये बीपीएससी 69 का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहीं से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप करंट से जुड़े रहिए। जो भी मुद्दा हाईलाइटेड मुद्दा रहेगा उसको पढ़ते रहिए। जैसे अभी टाइटेनिक का मलबा जो न्यूज़ में था, जो टाइटेनिक को मलबा को देखने गया था, जो जहाज़ खुद डूब गया था, उसका जो न्यूज़ बना था बहुत हाईलाइटेड रहा था, और उसको क्या किया बीपीएससी 69 में जो प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है। तो जो बहुत ज़्यादा मुद्दा हाईलाइट हो जाए ना उसको ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। जैसे अभी वर्ल्ड कप होने वाला आईसीसी का 2023 का भारत में ही है, तो आप जो ये फाइनल जो होगा, ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कौन जीता, कौन जो है फाइनल हारा, ठीक है, कौन जो है सबसे ज़्यादा पूरे टूर्नामेंट में रन बनाया, सबसे ज़्यादा विकेट लिया, सब पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है उसको ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कर रहा था, 16 से 20 जनवरी 2023 तक 53वां जो है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाओस हो जाएगा। ठीक है, दाओस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संजय जसजीत सिंह। हालांकि इस सबका जो है अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, प्रत्येक जो है 2-3 महीना 6 महीना पे भी कभी चेंज हो सकता है। नौसेना ये सब, थल सेना ये सब का चेंज होते रहता है बराबर। आगे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो है अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितनी देर तक रहती है? तो 0.1 सेकेंड रहती है। ठीक है, सेकेंड का कितना हो गया? तो 10वां भाग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या वाला नहीं है? समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या वाला, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी आपको रसायन आता होगा तो आप बना लीजिएगा। जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन में आपको प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रल रहता है तब, तो जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना ही आपको उदासीन जो होता है एटम में इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या चार्ज 2 दिया गया माइनस में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर माइनस में चार्ज हो तो जोड़ देते हैं और प्लस में हो तो घटा देते हैं। ठीक है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा और 10 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है? 9 है फ्लोरीन का। तो एक माइनस चार्ज हो तो एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें देखिए सोडियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 11 होता है और ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगा। प्लस चार्ज में क्या बोलता हूँ? परमाणु संख्या में से जितना भी चार्ज होता है उसको घटा दीजिए तो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। और अगर आपके पास माइनस चार्ज मतलब ऋणायन हो तो उसमें क्या करना है? जितना भी आपका परमाणु संख्या होता है उसमें जो है या प्रोटॉन की संख्या में उतना चार्ज जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। जैसे एल्युमिनियम +3, इसमें टोटल कितना है? तो प्रोटॉन या परमाणु की संख्या 13 है, इसमें से 3 घटा दीजिए 10 हो जाएगा। अब ये देखिए मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम +2 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 12 और 2 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। लेकिन आर्गन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? तो आर्गन में जो हो जाएगा आपका 10 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका जो है। सॉरी साथी, मैं आपको ये आर्गन बता रहा था। आर्गन में जो होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे ध्यान रखना है। यह 18 ग्रुप का हो गया। ये होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन करके होता है। ठीक है ना, ये आपका जो है लास्ट ग्रुप का है, 18 ग्रुप का, या 0 ग्रुप भी इसको बोलते हैं। तो आपको हीलियम पता है 2 होता है, नियोन में कितना होता है? तो 10 होता है। इसमें कितना हो जाएगा आपका? 18। ठीक है ना, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पूछ रहा है कि समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला कौन नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुवांशिक जो है रोग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। और रतौंधी जो आपको पता है किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसलिए हरा साग सब्जी जो है ज़रूर खाना में खाइए। आगे रंजकहीनता जो है आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, जिसमें जो है आपको लाल हरा कलर में डिफरेंस नहीं पता चलता है ज़्यादा। तो ये जो आपका ये समझिए कि अगर आपके वंश में किसी को हुआ रहता है तो उसका जो आंसर आता है। हीमोफीलिया भी एक तरह से वही बीमारी है, हेरिडेटरी है, वर्णांतता भी वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो एक एल्युमिनियम का एक्स का है और इसका फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। चलिए आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मिसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और डीएनए का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी, ठीक है, उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा जो है शुद्ध हिंदी इसमें यूज कर दिया है, देखिए कैसा खतरनाक यूज किया। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए मतलब पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जो उचित रहेगा बताइए, आप ही बता दीजिए। अवतल दर्पण उचित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर
जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ के देखिएगा, डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है, मतलब बैक्टीरिया उसको जो है बर्बाद नहीं कर पाता। तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक, प्लास्टिक अगर बर्बाद होता तो सरकार का इतना टेंशन का कारण नहीं बनता। बार बार जो है सरकार जो प्लास्टिक पे बैन लगाई है, लेकिन अभी भी उसका जो सोल्यूशन कंप्लीट नहीं निकाल पाई है। ठीक है, पॉलीथीन जो होता है उसको आप रख दीजिए कहीं मिट्टी में, 20 साल के बाद भी देखिएगा तो पॉलीथीन वैसा ही का वैसा ही रहता है, जो कि वातावरण को सबसे बड़ा समझिए कि एक तरह से टेंशन बन के बैठे हुआ है। हर सरकार का ये प्रॉब्लम है। आगे कह रहा है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहदायिक विरासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो होता है बौद्ध धर्म में, इसमें 3 जो है पुस्तकों का जो है कलेक्शन है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, थोड़ा भी बहुत भी आइडिया होगा मानचित्र का। जैसे कांडला जो है आपका गुजरात में पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है, तो गुजरात आपको पता है क्या है, तो पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो यही जो हो जाएगा आपका जो है पूर्वी भाग में नहीं पाया जाता। बाकी पारादीप, हल्दिया और तूतीकोरिन जो आपको ये पूर्वी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यानडूब की संधि जो है 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो हड़प लिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें जो है आपका कथन नंबर जो सी है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके जो है BPSC 69 में छपा है, और इसके 3 मेंबर थे, तीनों का नाम रट लीजिएगा। ठीक है, एक होता है पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, कह रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो किया गया था तो किसके द्वारा, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। हालांकि इसमें 3 मेंबर थे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। एक हो गया लॉरेंस, नाम टाइटल में बता दो। दूसरा जो था आपका अलेक्जेंडर था। ठीक है, पूरा नाम याद अंग्रेजी में रखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो बार बार भूलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कोई चीज़ पकड़िए उसका, एक लॉरेंस था, दूसरा अलेक्जेंडर था, और तीसरा जो था आपका क्रिप्स था। ठीक है, जो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1906 अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है आपका एक सदस्य जो देश है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया हो जाता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए बांग्लादेश हो गया, फिर इंडिया हो गया आपका। ठीक है, इंडिया के बाद आपका क्या हो गया, म्यांमार। क्या हो गया, म्यांमार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो गया आपका, सारा बाउंड्री का जी अपना पड़ोसी देश ही है। उसके बाद थाईलैंड, जहाँ लोग मसाज करवाने जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, भूटान और नेपाल। ठीक है, भूटान और नेपाल। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील। ठीक है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औसत लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालदीव देश की राजधानी कहाँ है।
तो सिंपल सा इसको याद रखिएगा, माले है, ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। ये मैड्रिड जो है आपका, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये स्पेन की राजधानी है, ठीक है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा क्या है बताइए? तो इसकी मुद्रा जो हो जाएगा आपका नई शेकेल है, ठीक है। और इजराइल जो है, ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से अपना जो भारत है विश्व में एकमात्र जो बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, हालांकि नेपाल भी है लेकिन थोड़ा छोटा देश है, तो बड़ा लेवल पे जो आबादी वाला है। तो इजराइल एक तरह से समझिए कि विश्व लेवल पे यहूदी का एकमात्र जो देश है, उसके आसपास सारा मुस्लिम देश है, लेकिन अकेले सबको संभाले हुए है। बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलप कंट्री है, साथ ही साथ जो उसके पास वहाँ हर व्यक्ति मिलिटेंट होता है। स्कूल में ही वहाँ पे जो है बंदूक जलाना, ये सबका शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी हम युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे करा कि पोबरा जो है नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लावनी भी वहीं का है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, माउंट पोपा जो है आपका, माउंट पोपा क्या है? तो डेट जो है वोल्केनो है। बाकी जो आपको क्या कहते हैं, फ्यूजियामा, एटना और स्ट्रोम्बली जो है, सब का सब क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, या इसको जो जागृत ज्वालामुखी बोल सकते हैं। हालांकि आंसर आपका माउंट पोपा होगा, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूजियामा जो आपका ज्वालामुखी जापान में है, ठीक है। एटना जो है इटली में है, और स्ट्रोम्बली भी जी आपका इटली में ही है, ठीक है, उसके सिसिली बाग में है। और स्ट्रोम्बली को जो है, स्ट्रोम्बली के बारे में एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ जो है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रोम्बली को कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना का तो इटली में है, और फ्यूजियामा आपका जापान में। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब यूएनओ का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, ठीक है। बाकी जो है आपको पता ये होगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। हालांकि डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा, इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट जो है कार्य के निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बताइए इसमें कौन सा जो है कृत्रिम रहता है? तो आपको नाम से ही आप देखिए, गार्डन बगीचा जो आदमी खुद इंसान अपना लगाता है, बाकी वन जो है नेचुरल उग जाता है, झील वगैरह तालाब वगैरह ये सब जो है कृत्रिम, सॉरी 99% जो है नेचुरल ही रहता है। हालांकि 1-2% जो है आप कह सकते हैं वन लेकिन वन नहीं लगा सकते, कैसे लगाइएगा कृत्रिम? बड़ा लेवल में वन थोड़ी हो पाता है, ना तालाब झील हो पाता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर सी हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कंटिन्यू बने रहिए सेशन में, मैं अब जो है आप लोग को मैथ्स का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज के शीर्षों की संख्या किसके बराबर है? देखिए, बहुभुज का मतलब आपको पता होना चाहिए 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। और यहाँ बोल रहा है समबाहुभुज, इसका मतलब क्या? सभी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है। कह रहा है कि आपको पता होगा कि जैसे ये ट्रेंगल, हम थोड़ा आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये मान के चलिए आपको 140 डिग्री, सपोज दैट, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, ऐसे नहीं होगा। अगर 140 डिग्री होगा भी तो ऐसे होगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए जो अंतः कोण 140 डिग्री होगा, तो उसके साथ ही जो आपका बाह्य कोण बनेगा तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पॉइंट हम लेंगे तो उस पर अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बाह्य कोण क्या निकल जाएगा आपका? 40 डिग्री निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि बहुभुज के शीर्षों की संख्या, तो हम क्या निकालेंगे? बाह्य कोण निकल गया 40 डिग्री, तो जो है कुल भुजाओं की संख्या कैसे होगा? तो इसको हम निकालेंगे 360 डिग्री बटे जो है बाह्य कोण, कितना हो गया? 40 डिग्री। इससे जब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसी बहुभुज में जितना शीर्ष होता है उतना ही भुजा होगा। देखिए, जैसे मैं आपको ये पंचभुज बना देता हूँ, ठीक है। पंचभुज हो गया, समान सब भुजा बराबर है, ये सब बराबर है। देखिए यहाँ पे जितना भुजा, 1 2 3 4 5 गो भुजा है, तो 5 गो शीर्ष हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जितना बहुभुज में भुजा रहता है उतना ही कितना होता है? शीर्ष होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने 9 निकाला था, कितना बहुभुज का जो है भुजा की संख्या 9 है, तो शीर्ष भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है समखटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? समखटभुज का मतलब हो गया 6 भुजा वाला, ठीक है, इसकी सभी भुजाएं समान है, ऐसे हो गया ये।
ये हो गया। मैं थोड़ा इसका आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये हो गया। सारा भुजा जो आपस में बराबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सारा भुजा बराबर होता है तो ऑटोमेटिक सारा कोण भी आपको बराबर हो जाता है, ये सब वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप बराबर, परिमाप का मतलब होता है क्या, ये पूरा भुजा जोड़ दीजिए आपस में, ठीक है। इसका परिमाप प्लस ये त्रिभुज का परिमाप दोनों बराबर है इस तीनों का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो चलिए बताते हैं आपको। तो आकृति आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कि समखटभुज का भुजा कितना 6 है, 6 हम मान लिए, सॉरी दोस्तों, यक्स सेंटीमीटर मान लिए, यक्स मान लीजिए ना, कुछ भी यूनिट कुछ भी हो, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, खटभुज का एक भुजा यक्स है तो 6 भुजा का योग जो है कितना हो, 6x हो जाएगा, क्योंकि सबका सब बराबर सम लिखा गया है। आगे करें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है परिमाप, 3 गुने भुजा होता है, ठीक है ना। भुजा हम कुछ भी मान लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो भुजा कितना हो जाएगा इसका, 6x/3 आ जाएगा। ये 3 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, समीकरण के नियम से। तो ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको समझ में आया। खटभुज का भुजा हम कितना x माने हैं, एक समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात सिंपल हो जाएगा। अब जो है आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, एक लाइन में मैं आपको उड़ा देता हूँ क्वेश्चन को, देखिए कैसे हो जाएगा। आपको पता है समखटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6 गुने √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना है, तो आपको पता है यक्स जो है उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज कितना होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है 2x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, √3/4 से √3/4 काट दीजिए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 3:2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समखटभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिखना, फिर उसके बाद समबाहु त्रिभुज का नीचे, जो पहले वर्णन रहता है उसको पहले लिखना रहता है, 3:2 हो जाएगा। चलिए आगे करा कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, बताइए। देखिए इसको मैं कैसे टैकल करना है। जैसे इसका एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से बनाएगा तो जल्दी बन जाएगा। प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर इकोनॉमिक मान लीजिए, ठीक है। जो आप चाह रहे जितना प्रतिशत घटाना बढ़ाना वृद्धि करना अपने खर्च में, प्राइस कितना बढ़ जाएगा 17%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.1 हम कर सकते हैं। 17% बढ़ने का मतलब क्या होगा, 117 हो जाएगा। 117/100 मतलब 1.17। कंजम्पशन के बारे में हमको अभी नहीं आइडिया, चलिए रहने दीजिए। इकोनॉमिक हमका कितना हो जाना चाहिए, तो 8% का वृद्धि होना चाहिए। 8% ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। पहले 100 रुपया कर रहे थे तो आप 108 कर पाएंगे, तो 1.08 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से कंजम्पशन निकालिएगा तो आपका आ जाएगा क्या हो जाएगा, 108/117 हो जाएगा, ठीक है ना। 108/117 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 108/117 को हम क्या लिख सकते हैं, ये था आपका 108/117, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 9/117 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, तो खपत में कमी होना चाहिए, इतना 9/117 का कमी होना चाहिए। तो प्रतिशत में कितना कमी होना चाहिए, तो प्रतिशत में कमी होने के लिए 9/117 आप गुने जो है 100 कर दीजिए। आप कट कुटा कर दीजिएगा तो 7.7% जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 7.7% जो आप अपना जो है क्या कीजिए, कंजम्पशन में कमी कर दीजिए, जो उपभोग में कमी कर दीजिए। चलिए आगे करा कि जो है दिया गया आपको कोसेक 4 थीटा बराबर सेक 60 डिग्री माइनस 2 थीटा है, तो थीटा का जो है किसके बराबर होगा। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। जैसे आप 20 डिग्री लीजिए, इसको पुट कीजिए, कोसेक 4 गुने थीटा मतलब कोसेक 80 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री माइनस 20 दूना 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके बनाइए, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस से जाइए। जैसे आप इस थीटा बी ऑप्शन को लेकर चेक कीजिए, भाई इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगा लीजिएगा थीटा वगैरह में, ठीक है। नहीं तो इसको बनाइएगा तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। जैसे कोसेक 4 थीटा मतलब क्या हो गया, कोसेक कितना हो गया 60 डिग्री, तो बायां साइड कितना हो जाएगा, आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री उसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है ना। ये आपका बायां पक्ष निकल गया। आप दायां पक्ष देखिए इतना आ रहा है, सेक 60 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 30 डिग्री, तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइए तो 30 डिग्री मतलब सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। आपको पता है कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2।
तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3। तो ये जो है आपका थीटा 15 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहा है, तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक अनुपात ए अनुपात बी इतना है, सी अनुपात बी इतना है, तो ये भी सी का मान निकालिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब भी इस तरीके से अनुपात दिखे, ए अनुपात कितना है बी आपको दे रहा है 2:5। देखिए आज के बाद कभी गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों अनुपात में जो है यहाँ पे बी और यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर देते हैं। यहाँ सी अनुपात बी दिया गया है, तो हम इसको क्या कर देते हैं बी अनुपात सी। अब बी अनुपात सी लिखेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में बी कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन है। तो हमको इस तरीके से गुना करेंगे कि दोनों का जो है बी में कॉमन आ जाए। देखिए तो यहाँ पे आपका बी कितना है 5 है, यहाँ पे बी कितना है 4 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इस तरीके से गुना करेंगे, जैसे ए अनुपात बी कितना देगा 2:5, तो हम या इससे इसमें 4 से गुना कर दे, यहाँ इसमें 5 से गुना कर दे, तो बी दोनों जगह समान हो जाएगा। तो आप मान के चलिए यहाँ जो है 4 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा अनुपात में। तो ये अनुपात बी का अनुपात कितना हम लिख सकते हैं 8:20। आपको पता है क्यों कर रहा है ना, बी को बराबर करने के लिए, कॉमन करने के लिए। और यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ 5 से गुना किए, यहाँ हो जाएगा 5×3 = 15, ठीक है ना। तो अब क्या निकलेगा ओवरऑल, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल गया 8:20, दोनों में 20 कॉमन, और सी क्या आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है ना। तो 8 जो है 20:15 हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस नियम से बनाइएगा, कभी गलती नहीं होगा, फिर एक बार में बन जाएगा। जो कॉमन रहेगा उसको पकड़िएगा, उसको जो है बराबर कीजिएगा, और जितना मतलब उसमें गुना करे उतना सब में कीजिएगा। आगे करा कि किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको बढ़िया दे दिया गया है, इसमें थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो ये तो होता है कि एक बोल रहा है कि 3 क्रमागत पृष्ठ है, ठीक है। तो एक में मान के चलिए लंबाई चौड़ाई होगा, मान लिए ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे मान लिया कि चौड़ाई और ऊंचाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई, और इसको लंबाई मान लेते हैं। तीसरा क्रमागत पृष्ठ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाले से गुना कर दीजिए। तो आप यहाँ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा L² B² EH², इसको आपस में गुना कर दीजिए, दाएं साइड वाला को अपना। तो 12 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 240, 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3600, ठीक है। 3600 हो गया। अब ये क्या हो गया LBH का हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरा को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3600। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो हम यहाँ पे रूट में ले आएंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं, तो LBH का वैल्यू कितना आ जाएगा, LBH का वैल्यू आ जाएगा 60, √3600 बाहर निकालेगा तो 60 ना आएगा। तो LBH आपको क्या होता है, आपको पता ही होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है, तो घन का आयतन होता है, जो कि 60 निकल गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में, ज्यामिति का क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज में AB बराबर क्या है, AB जो है आपका BC के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आप पढ़े हुएगा, जो ज्यामिति का एक नियम होता है, जैसे ये आपका जो ज्यामिति है, ये भुजा बराबर, इसका मतलब क्या होगा, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, आपस में क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम उसका थोड़ा देखेंगे यूज करके, अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा उस कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। हो जाता है यूज, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये B बराबर क्या है BC है, कह रहा है कि कोण B जो है x डिग्री है, कोण A बराबर क्या है 2x - 20 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक है भाई, ये भुजा बराबर होगा, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 2x - 20 डिग्री। अब तीनों कोण पता चल गया, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x - 20 डिग्री, कौन सा कोण ये कोण भी आपको 80 डिग्री दिया गया है, ये क्या हो जाएगा 2x - 20 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री बराबर, ठीक है। x डिग्री 2x डिग्री माइनस b, तो x 2x कितना हो गया 5x, -20 कितना हो गया 40, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 में 40 जोड़ दीजिए, उधर ले जाएगा तो क्या होगा प्लस में, ये हो जाएगा 220। तो आप x यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 220/5, और ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा 44 डिग्री जो हो जाएगा आपका
यहाँ से आ जाएगा। तो कोण बी क्या है, तो कोण बी आपको पता है केवल x डिग्री है, तो x का मान कितना निकले 44 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह का कंटिन्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों में शेयर करते रहिए और लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है। ठीक है साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।